हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी जो हुई होगी बहुत अच्छा हुआ होगा और आपका पेपर भी अच्छा जाता होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और आज मैं सामाजिक विज्ञान से सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है किस प्रकार से पूछा जाता है उसको मैं बारी बारी से बताऊंगा और किस सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह सभी क्वेश्चन बताऊंगा। अगर इस वीडियो को अंत तक देखकर जाते हैं तो आप 100 में 100 क्वेश्चन का जवाब आसानी से देकर आएंगे। 100 में 100 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं जो लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन का मैं बता चुका हूं, आज बताऊंगा कि लघुत्तरीय क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितना पूछा जाएगा और कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको लघुत्तरीय क्वेश्चन जो सामाजिक विज्ञान में पूछा जाएगा कि हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से 3 प्रश्न को बनाना होगा। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से 2 प्रश्न का जवाब आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र से आपको 4 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से 2 क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। उसके बाद भूगोल से मतलब जियोग्राफी से क्या किया जाएगा, 6 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। उसके बाद आपदा प्रबंधन से 2 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, उसमें से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपदा प्रबंधन से, जिसमें से 2 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, लघुत्तरीय क्वेश्चन। उसके बाद भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और हिस्ट्री से 2-2 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय पूछा जाएगा, उसमें से कौन क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन कौन कौन से इंपोर्टेंट है मैं बता चुका हूं, आज मैं लघुत्तरीय क्वेश्चन को बताऊंगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग पढ़कर जाना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी। तो जर्मनी के एकीकरण की बधाई के बारे में कह रहा है, तो इसको आपको पढ़कर जाना। तो जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बधाई निम्नलिखित थी। यह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विचारधारा भी एक नहीं था। राष्ट्र की भावना का अभाव था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप तथा मेटोनिक की प्रतिक्रियावादी नीति एक बड़ी चुनौती थी। प्रत्येक राज्य की प्रमुखों की अपनी अलग अलग सोच थी। ऐसे आप जवाब दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन का पढ़कर जाना है कि खूनी रविवार क्या है। तो रूस में जार के शासन से लोग क्या हो गए थे, तंग हो गए थे। उसका अत्याचार मतलब जार का जो अत्याचार था अत्यंत बढ़ गया था, मतलब अधिक बढ़ गया था। इसलिए 22 जनवरी 1905 को मजदूरों ने अपने परिवार के साथ एक शांतिपूर्ण जुलूस में जार से मिलने तथा उससे एक प्रार्थना पत्र देने के लिए पीटर्स मतलब राजमहल की ओर का जा रहे थे। उसी समय मतलब जार के सैनिकों ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी, मतलब जिसमें हजारों मजदूर मारे गए, कई हजार लोग घायल हो गए। चूंकि यह घटना रविवार को के दिन हुई थी, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार कहा जाता है। ऐसे आप जवाब दीजिएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूसी क्रांति के 2 कारणों का वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूंजीवाद क्या है। ये भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों जैसे उद्योग कारखानों पर पूंजीपतियों का एकाधिकार होता है। वे ऐसी व्यवस्था में मतलब पूंजीवादी व्यवस्था में वे ही मतलब पूंजीपति लोग ही क्या करते हैं, अपना पैसा लगाकर कंपनी खड़ा करते हैं और बड़े पैमाने पर वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इस जो व्यवस्था में क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ किसको होता है, पूंजीवादी को ही होता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो दांडी यात्रा नमक कानून को तोड़ने वाला था। तो इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ के जाइए। दांडी यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश कानूनों का धज्जिया उड़ाना, तोड़ना। नमक के उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण था। गांधी जी इसे अन्याय समझते थे, मतलब गांधी जी यह अन्याय समझते थे। अतः गांधी जी ने 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा और गांधी जिसके कारण गांधी जी को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद से गांधी जी ने लोगों ने गांधी जी का समर्थन किया और देश भर में नमक समुद्र के पानी से नमक बनाया जाने लगा। गांधी जी का जो आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, सफल हो गया। ऐसे आप जवाब दीजिएगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो इस क्वेश्चन को आप क्रांति से पूर्व जो मतलब आप लोग जानते होइएगा, पढ़े हुइएगा तो जानते होइएगा कि रूस में जनसंख्या का मतलब सबसे बड़ा भाग जो था किसानों का था, परंतु उनकी स्थिति वहां के बंधुआ मजदूरों की तरह थी। वे सामंतों के अधीन थे।
पूंजीपतियों के अधीन थे और जमीन से बंधे हुए थे। 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता को समाप्त कर दिया था, परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। उनके खेत छोटे छोटे टुकड़ों में थे, जिस पर वह पुराने ढंग से, पारंपरिक ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था तथा करों के बोझ मतलब कर्ज तले वह दबे हुए थे। ऐसे में किसानों की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी थी और किसान 1917 की क्रांति के मजबूत स्तंभ बन गए थे। इस तरह से आप जवाब दीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि राजनीतिक शास्त्र से 6 क्वेश्चन हुआ, इतिहास से उसको पढ़ के जाएगा कि आपको 3 क्वेश्चन उससे दिया जाएगा। फर्स्ट सेटिंग और सेकेंड सेटिंग के लिए दोनों के लिए इंपोर्टेंट है, दोनों में 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसी से। उसके बाद राजनीतिक शास्त्र से क्वेश्चन पढ़ के जाना है कि बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। तो बंधुआ मजदूर की प्रथा अत्यंत प्राचीन है। बंधुआ मजदूर का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए एक निश्चित अथवा अनिश्चित समय तक बिना मजदूरी का अथवा कम मजदूरी पर ना, जैसे लोग नहीं होता, कितना लोग छोटे गरीब लोग जो होते हैं होटल में जाकर कम मजदूरी पर काम करते हैं, अपने बाल बच्चा को दे देते हैं, यही बंधुआ मजदूर बोला जाता है। मतलब बनाकर मजदूरी, पैसा मिले या ना मिले उसके मुंह से धैले रहते हैं। तो इस तरह से आप जोड़कर आप लिख दीजिएगा। उसके बाद 2 नंबर ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्य का वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़कर जाना है। उसके बाद कि संघीय शासन की 2 विशेषताएं, मतलब 2 विशेषताएं बताएं, इस क्वेश्चन को भी आपको पढ़कर जाना है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें, महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, इस क्वेश्चन को भी पढ़कर जाना है। मैं अपने भाषा में साफ लिखा हूं, इस क्वेश्चन को आप अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो आसानी से आप परीक्षा में लिख सकते हैं। उसके बाद पंचायती राज क्या है, इसको भी क्वेश्चन पढ़कर जाना है। समवर्ती सूची क्या है, इसको भी आपको पढ़कर जाना है। उसके बाद आपको राजनीतिक शास्त्र से दल बदल कानून क्या है। तो दल बदल जब कोई प्रतिनिधि किसी दल विशेष के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद उस दल को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं और दूसरे दल के साथ जाकर क्या करते हैं, मिल जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, दल बदल कहा जाता है। दल बदल की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए 1985 एवं 2003 में संविधान में संशोधन कर दल बदल कानून बनाया गया था। तो इस कानून के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई सांसद या विधायक अपने दल को छोड़कर दूसरे दल के साथ जाते हैं तो उनकी सदन का सदस्यता जो होगा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 2 समस्याओं का वर्णन करें। तो इस क्वेश्चन को भी आप 4 समस्याओं का वर्णन करना है, तो इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाएंगे, सतत विकास किसे कहते हैं। तो सतत विकास कहता है, सतत विकास की वह रणनीति है जो विकास की सिलसिला जारी रहता है, मतलब जो विकास की सिलसिला आगे बढ़ते रहता है, जो प्राकृतिक साधनों और पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बगैर वर्तमान एवं भावी दोनों पीढ़ियों के कल्याण को अधिक लाभकारी होता है, जो लाभकारी होता है, जैसे कोयला, गैस, वन, पेट्रोलियम, जल और सूर्य का प्रकाश का प्रयोग। उसके बाद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो इसको भी आप याद करके जाइएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, एटीएम क्या है, एटीएम के बारे में आपको पढ़कर जाना है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसको भी क्वेश्चन को पढ़कर जाना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। जब किसी वस्तु या सेवा का विनिमय किसी वस्तु या सेवा के साथ प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तब इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। मतलब ना, इसके अंतर्गत वस्तुओं की प्रत्यक्ष रूप से अदला बदली होती है। यह प्रथा तब प्रचलित थी जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। मतलब जब मुद्रा पैसा का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करते थे, वस्तु से वस्तु बदलते थे और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। तो यही वस्तु से वस्तु बदलने की जो प्रथा थी उसी को कहा जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद करके जाइएगा। उसके बाद सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें। तो सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा और जिला में गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है और इससे छोटे पैमाने पर कम ब्याज पर साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान होती है। मतलब साख के आधार पर उसको ऋण दिया जाता है, कर्जा दिया जाता है ताकि वो अपने स्थिति को सुधार सके। तो इस क्वेश्चन को आपको पढ़कर जाना है। उसके बाद मैं भूगोल के क्वेश्चन अभी टाइप नहीं कर पाया हूं, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। आप लोगों को मैं बता देता हूं कि
पहला चैप्टर और लास्ट का तीसरा चैप्टर यह पढ़ कर जाइएगा और आपदा प्रबंधन में तो आराम से पढ़ लीजिएगा तो वह आ जाएगा। तो आप कमेंट में बताइएगा, परीक्षा देकर आइएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपको लड़ा है। स्वयं मतलब निश्चित है कि आपको इस क्वेश्चन इसी में से आपको आराम से मिल जाएगा, इसलिए पूरा क्वेश्चन को समझ कर जाइएगा और याद करके जाइएगा।